हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज एक नया चीज़ लेकर आया हूं, यानी कि इसको नया सेशन भी कह सकते हैं। इस सेशन में आपको पता है कि LDC का बचा हुआ एग्ज़ाम 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये 21 तारीख तक चलेगा, यानी कि अभी से लेकर 12 तारीख तक हम LDC का जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीट करता है, उन सभी को डिस्कस करते चलेंगे। अभी आज के क्लास में सिर्फ 10 वीडियो यानी 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन से सारा रूल को क्लियर करेंगे। और जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा कमेंट करना है कि हाँ सर वीडियो को लेंथ बढ़ाइए, 10 की जगह 20 क्वेश्चन कराइए, एग्जाम नज़दीक है, क्लियर हो जाए हर चीज़। तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम कल से 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे। फिलहाल 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है और 10 बेहतरीन रूल होगा। तो इस सब को पढ़ते चलना है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जितना क्वेश्चन करवाएंगे वो पॉसिबल है, यानी पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसे तो इसको देखिएगा जरूर और अंत तक देखिएगा, ताकि रूल से सारा रिवीजन भी हो जाए। और अभी से एग्जाम तक सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस। और जब आपका एग्जाम होगा तो हम शिफ्ट का जो एग्जाम होगा उसका डिस्कशन भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका डिस्कशन करते हैं। याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक रूल है, यानी कि एक क्वेश्चन एक पूरे उस रूल को क्लियर कर देगा जो उस चैप्टर में फंसता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम / वी रेनोवेट आवर होल्ड हाउस। इसका मतलब हो गया यही उस समय है कि हम लोग का अपना घर को उसमें काट छाट करना चाहिए, उसको पेंट पांट करना चाहिए। रेनोवेट का मतलब होता है फिर से नया जीवन देना। तो यहां से रूल समझने का प्रयास करिए। जब भी वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से हो, जब भी वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से हो, तो उसके बाद आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो याद रखना है, इसके बाद जब भी आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा और इसके बाद एक सब्जेक्ट जरूर होगा और इस सब्जेक्ट के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब ये वाक्य का आप लोग आंसर बता दीजिए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। देखिएगा यहाँ पर इज के जगह पर कभी कभी वाज भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि इजे रहेगा, वाज भी रह सकता है। तो इसके बाद आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी ऑप्शन नंबर बी था, यहां पर रेनोवेट नहीं होगा, यहां पर रेनोवेटेड होगा। इसका V2 पास्ट इंडेफिनिट बनाइएगा तो आप बनेगा रेनोवेटेड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ा सा ही कट गया, इसको नीचे लिख देते हैं रेनोवेटेड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए वो बोर्ड पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इधर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब भी दो सब्जेक्ट इधर और, इधर या और से जुड़े या नीदर नॉर, इसको कभी कभी कितना स्टूडेंट आइदर और भी पढ़ता है और नाइदर नॉर भी पढ़ता है। तो आपका कंजंक्शन बनाना चाहिए कि नाइदर के साथ आपका हमेशा नॉर आएगा और आइदर के साथ हमेशा और आता है। इसको इधर नीदर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस पेयर याद रखिएगा, इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर। पूछेगा दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो इधर की जगह यहां नॉर कर देता और आपका क्वेश्चन पूछता, और दूसरा जब भी दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़ता है तो हमेशा वर्ब के नजदीक वाला, यानी कि वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए हैव डन आपका वर्ब है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट देखिए, तो इससे पहले वाला नजर आ रहा है क्या? वो ज्योति। तो ज्योति के लिए हैव आएगा या है जाएगा? जब भी दो सब्जेक्ट इधर और नीदर नॉर से जुड़ेगा तो हमेशा वर्ब के नजदीक वाला चुनना है। तो वर्ब के नजदीक है ज्योति, और ज्योति के लिए हैव ना आता है, कथी आता है बाबू? हैज।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ई पार्ट ए है, ई पार्ट बी है, ई पार्ट सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए वो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल। इसका मतलब ट्रेन जब तक स्टार्ट नहीं होगा कि जब तक गार्ड होकर सीटी नहीं बजाएगा। तो इसमें समझने वाला बात यह है कि एक वाक्य में कभी भी दो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, एक वाक्य में एक ही फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, जे कंडीशन होगा ना वो तो कहियो फ्यूचर में नहीं होगा, रिजल्ट फ्यूचर में हो सकता है। अब देखिए ट्रेन स्टार्ट होना चाहे न होना किस पर डिपेंड है, तो डिपेंड है कि गार्ड के सीटी पर। गार्ड अगर सीटी बजा देता है तो ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, गार्ड सीटी नहीं बजाएगा तो ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब जे ई वाला कंडीशन वाला पार्ट है वो तो फ्यूचर में नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ विल बोलो ना, सीधे कर दीजिए क्या बोलो। तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट हुआ, बी पार्ट, सी, यानी एक आंसर हो जाएगा सी पार्ट में तौर तक आंसर हो जाएगा। अब इसका समझ लेते हैं फंक्शन। देखिएगा जब भी कोई कंडीशन होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि जेकरा साथ इफ लग जाए, अनटिल लग जाए, अनलेस लग जाए, कुछ भी लगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। बस यही वो कहानी था, इसको समझ लेते तो ये क्वेश्चन बन जाता। और याद रखिएगा इस रूल से बहुते क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार रिपीट भी करता है, तो ये रूल बहुत ही मोस्टली रिपीटेड है। इसको एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड आई। प्रोनाउन चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू आई। याद रखिएगा कंपैरिजन हमेशा सेम चीज के बीच में होता है, यानी आदमी का कंपैरिजन आदमी से होगा, कुत्ता का कंपैरिजन कुत्ता से होगा, यानी जो जैसा व्यक्ति होगा उसका कंपैरिजन जब आप तुलना कराइएगा तो उसी के अनुसार होगा। इसका इस पार्ट में एरर है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं, न कि सब्जेक्टिव केस से करते हैं। आपको पता होगा कि पर्सन तीन प्रकार का होता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें आई और वी जो था इधर वाला पार्ट आपका सब्जेक्टिव केस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव था मी, वी का अस। इसी तरीका से यू सब्जेक्ट भी होता है, यानी सब्जेक्टिव केस भी होता है, एगो यू ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज के बीच में होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ यू था ऑब्जेक्टिव केस, तो इसीलिए ही भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, न कि सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पार्ट सी में एरर है। काहे एरर है? काहे कि यहाँ ही के जगह हिम होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई एंड हिम आर वेरी गुड। तो ये भी प्रोनाउन चैप्टर का एरर है। कहाँ से उठाया है देखिएगा, वर्ब से पहले, यानी जब भी कोई वर्ब होगा तो इससे पहले आप हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ आई तक ठीक है था, बस आई के जगह यहाँ और ही के जगह पर, सॉरी हिम के जगह पर यहाँ होना चाहिए था ही, और थोड़ा प्लेसमेंट भी इसका अल्टर दे लिया। तो समझिएगा पर्सन होता है तीन प्रकार का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एगो याद रखिएगा 123 और 231, यानी कि सेकेंड और थर्ड तो अपना जगह रहेगा, फर्स्ट खाली कभी आगे या फर्स्ट का पीछे हो जाता है। तो फर्स्ट जब आगे कब करिएगा? जब कोई बैड सेंस निकलेगा, यानी कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो अपने आप को आगे रखा जाता है, और जब कोई अच्छा काम करते हैं, यानी कि श्रेय अपना पर न लेना हो, टीम को देना हो, तो अपने आप को गुड सेंस में आता है। बैड सेंस और गुड सेंस याद रखिएगा। तो ये सब अच्छा है, ये कौन सेंस में जा रहा है? गुड सेंस में जा रहा है।
तो गुड सेंस में आई को माने कि बाद में आना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए था ही एंड आई, और बाद होता आर वेरी गुड। तो ये प्रोनाउन चैप्टर का एरर था, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट सीखने वाला बात है, दो रूल जान जाइएगा, यानी कॉन्सेप्ट। किसी भी मॉडल यानी जब भी कोई मॉडल वर्ब होगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, दूसरा और तीसरा नहीं हो सकता है। तो देखिएगा शुड तो है मॉडल, और शुड के बाद यानी वर्ब का पहला फॉर्म दिया है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सही था। वन शुड, ई पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लुक आफ्टर, इस पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ था? ई देयर में। ई देयर के जगह होता वंस पेरेंट। काहे कि वन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस वन से रहता है। देखिएगा वन मान के चलिए अगर सब्जेक्टिव केस है तो एक ऑब्जेक्टिव केस भी आप वने देते हैं, न कि हिज और देते हैं। अगर ऑप्शन में वन न रहा तब उसको लड़का के तरह ट्रीट करते हैं, हिज न रहा तब है तब वने के तरह ट्रीट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हिजो न रहा ऑप्शन में तब इसको आप हर के तरह यानी लड़की के तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो भी ऑप्शन में न रहा तो आप यहाँ पर इट का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस। इसी का पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो ये वन से ही होता है, याद रखिएगा, न कि वन का पॉसेसिव केस देयर हो जाएगा। तो मान के चलिए कभी भी वन का पॉसेसिव केस बनाना हो तो देयर ना वन से होता है। तो इसका आंसर होता है वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट। का है कि वन का होता है वंस, ये बात ध्यान रखिएगा। वन बड़ा ही फेमस है, ये वॉइस में भी तुमको फंसा सकता है। वॉइस में पूछेगा वन शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और तुमको कर देगा पैसिव एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्ट। बाय वन हटा देता है, काहे कि पैसिव वॉइस में वन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाय समवन, वन, बाय अस, बाय द पुलिस, ये सब पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। आप एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं। तो ये भी रूल क्लियर हो गया होगा, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। ये भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यानी मोस्टली एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत पूछता है। देखिएगा जब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या इसको इधर नीदर भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है बहू और सिंगुलर वर्ब, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। मगर ये क्वेश्चन तनका घुमा दिया है। घुमाया क्या है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इस चारों के साथ याद रखिएगा अगर इसके बाद अगर ऑफ लगा दिया, यानी ध्यान रखना है ऑफ लगाया है, आई में बिन ऑफ वाला था, अगर ऑफ लगा दिया तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा मगर सिंगुलर वर्ब। ये होता काहे है? मान के चलिए ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एगो समूह है, ओ में से एगो चुनते हैं। तो क्या आप एगो में से एगो को चुन सकते हैं? मान के चलो एगो विद्यार्थी पढ़ रहा है अभी, हम उसको खाली चुन सकते हैं कि चलो भाई तुमको चुनवा कर कहीं हम सिलेक्शन दे देते हैं? नहीं, एग्जाम होता है तो बहुत सारा स्टूडेंट में से एगो दूगो का सिलेक्शन होता है जो बढ़िया से पढ़ता है। वही बात है कि बहुत सारा गर्ल्स में से ईच, यानी कि हर कोई चालाक है, यानी कि सभ्य तो चालाकी है मगर बहुतों में से यानी कि सब लड़की ईच। तो इसके बाद ईच ऑफ, देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समझिएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्लूरल नाउन तो ये ठीक है था, द गर्ल्स ठीक था, मगर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, यहाँ पर ईज होगा। और ईज किसके अकॉर्डिंग आता है? तो ईज आता है ईच के अकॉर्डिंग, न कि द गर्ल्स के अकॉर्डिंग आता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नो सूनर डिड द सन राइज वेन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग ए हैस्टी ब्रेकफास्ट, और लास्ट पार्ट है नो एरर। तो यहाँ समझने वाली बात दो कॉन्सेप्ट सा समझ लीजिएगा। नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करते हैं, ये कंजंक्शन का बहुत ही फेमस चैप्टर है, एसएससी का तो फेवरेट है ये है। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, वेन या वेयर नहीं आता है। तब पढ़िएगा नो सूनर डिड द सन राइज, यहाँ दे दिया है वेन। ज्यादातर क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में आपको वेने करके देगा, जबकि इसका ओरिजिनल आंसर देन होना चाहिए, क्योंकि नो सूनर का पेयर बनाता है देन। और एगो बात यहाँ से और सीखिएगा, नो सूनर के बाद इन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा ओकरा बाद सब्जेक्ट, जैसे देयर वाला में होता है, जो भी विद्यार्थी जानता होगा। नो सूनर के बाद इन्वर्जन, यानी कि इसके बाद या तो डिड आएगा या तो हैड आएगा, और इसके बाद आप सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब 1 और वर्ब 3 का प्रयोग। दो कंडीशन है, नो सूनर के बाद या तो डिड या तो हैड। अगर डिड आया बहू तो इसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है, हैड के बाद कैमा रूप आता है, तो हैड के बाद आता है वर्ब का तीसरा रूप। इसका एग्जाम्पल हुआ नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। जैसे ही सूरज उदय हुआ तैसे ही वो अपना जर्नी को स्टार्ट कर दिया, जो ब्रेक किए हुए था, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट किया है, जर्नी को स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यह सूरज उग गया था। ये भी एक प्रकार का कंडीशन ही होता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा काम होता है। तो नो सूनर के बाद देन आता है, और दूसरा नो सूनर के बाद या तो डिड या तो हैड। अगर डिड आया तो V1 का प्रयोग करिएगा, अगर हैड आया तो V3 का प्रयोग करना है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देख, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बहू, हैड सी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टे लॉन्गर। यहाँ ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, समझना है। याद रखिएगा, जब भी कोई कंडीशन होगा यानी कि इफ पार्ट, तो ओकरा बाद प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट ओकरा बाद रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव होता है, यानी कि वुड प्लस हैव। हैव के बाद तक किसी भी सूरत में वर्ब का तीसरा रूप आता है, V1 V2 नहीं आ सकता है। हैव, हैज, हैड लिख भी देते हैं। हैव हो या तो हैज हो या तो हैड हो, इसके बाद आप हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, न कि दूसरा और पहला रूप। लिखिएगा, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट होगा और वुड प्लस हैव का प्रयोग होता है। अब बता दो बहू में कहाँ एरर था। देखिएगा, हैड सी नॉट नोन अबाउट इट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये देखिए, हैड सी नॉट, ये तो पास्ट परफेक्ट में तो है क्या कि हैड है, और बाद वर्ब का तीसरा रूप है। कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, मगर उसके बाद शुड हैव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ होना था वो वुड हैव। क्या होना था? वुड हैव का प्रयोग होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बस जो लिखवाए हैं उसको ध्यान रखिएगा। आज जितना क्वेश्चन है बहुत ही रामबान है बउओ, एक बार पढ़ कर जाएगा तो एग्जाम में एकदम चांस है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी आपको वाक्य में देखिएगा एगो, क्या देखना है? एगो देखना है। जब भी वाक्य में देखिएगा आप एगो, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर या यस्टरडे, इसे देखने को मिले ना अगर वाक्य में, तो याद रखिएगा ये जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य में दिखे तब। अब यहाँ बता दीजिए कि एरर कौन पार्ट में था, यानी कि गलती कौन पार्ट में है से बताना है। माई नेफ्यू यानी कि होता है कि मेरा भतीजा मेरे लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। कब? 10 साल पहले। एगो का मतलब होता है पहले। तो देखिएगा यहाँ नजर आ रहा है एगो, यानी कि ज्यादातर संभावना है कि जो टेंस लिखा होना चाहिए था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ होना चाहिए था। यहाँ देखिएगा बिगन कर दिया है। क्या कर दिया है? बिगन। अब बिगन होता है वर्ब,
3 हम लिख देते हैं, होता है बिगिन V1, बिगन, लास्ट होता है बिगन। ये होता है V1, ये होता है V2 और ये होता है वर्ब का तीसरा रूप। तो हमको पास्ट इंडेफिनिट लिखने के लिए V2 का जरूरी है, न कि वर्ब का तीसरा रूप। अब सर जी जानेंगे कैसे कि V2 है कि V3? तो एक बार बात जान लीजिएगा, अगर V2 होगा और V3 होगा तो एगो कंडीशन याद रखना। कौन कंडीशन? सो समझिएगा, V2 से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, हरगिज नहीं आएगा। अब V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। V2 से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, जबकि V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। ये तो एकदम डैम श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा कि यहाँ बिगन ना होगा, कति होगा? बिगैन होगा, GAN वाला होगा, यानी कि V2 होगा, E वाला होगा। यहाँ पर कट गया है, हम नीचे लिख देते हैं, इसका आंसर बिगैन होगा, जो कि होगा आपका पार्ट बी में एरर था। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक 10 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी आज पहला क्लास था इसीलिए हम 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ कमेंट करना है कि हाँ सर 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन कराइए, 25 क्वेश्चन कराइए। छोटा वीडियो है, थोड़ा सा लंबा बनाइए। जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा हमको पता नहीं चलेगा, काहे कि ऑफलाइन है नहीं कि आप हमको सामने से बता दीजिएगा, ऑनलाइन होता है। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, तो आपको कमेंट करके कहना है कि हाँ सर थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए, और कल से हम 20 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। यानी कि हर सेशन में 20 क्वेश्चन होगा, और 20 एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम VVI टाइप का होगा, जो संभावना है आने का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।